दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, संघीय व्यवस्था। और इस संघीय व्यवस्था में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखेंगे। दूसरी बात जो इससे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी विशेषताएं। और एक व्यवस्था है जो संघीय व्यवस्था के विपरीत है, वो है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था और इसकी विशेषता हम लोग देखने वाले हैं। विशेषताएं, तत्पश्चात आलोचनात्मक, समीक्षा या मूल्यांकन। तो इतने सारे बिंदु हैं जिसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखते हैं। तो परिचय देखिए, तो आखिर संघीय व्यवस्था है क्या? संघीय व्यवस्था उस तरह की व्यवस्था है जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिसमें शक्तियाँ जो है संविधान द्वारा केंद्र और क्षेत्रीय सरकार दोनों में बटी होती है, दोनों में विभाजित होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था। और इसी के विपरीत अगर हम देखें तो एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, समस्त शक्तियाँ एवं कार्य अगर देखें तो केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार ये अलग अलग निहित होती है। ठीक है, इनके बीच किसी प्रकार के संबंधों की बात नहीं होती है। तो उस प्रकार की व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो हमने इसका परिचय देखा। साधारण सी बात है कि किसी भी राष्ट्र में वैसी व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्यों का अस्तित्व हो, यानी कि ये कहे कि सह अस्तित्व हो, तो वैसी व्यवस्था संघीय व्यवस्था कहलाती है। लेकिन जहाँ पर सह अस्तित्व न हो करके अलग अलग शक्तियाँ हो तो वहाँ हम लोग एकात्मक व्यवस्था कहेंगे। अब इसका उदाहरण देखने हम लोग को आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था के जो सबसे बड़े उदाहरण हैं वो है अमेरिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये सभी राष्ट्र जो है, और भारत को भी संघ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी राष्ट्र संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासित होते हैं। और एकात्मक में देखें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, तो ये सभी राष्ट्र हैं जहां पर एकात्मक व्यवस्था है। तो हमने परिचय देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिचय के बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर संघीय व्यवस्था है क्या। संघीय जो व्यवस्था है इसकी विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में अगर देखें, विशेषताओं में तो सबसे पहला है यहाँ पर द्वैध राज पद्धति। ये द्वैध राज पद्धति क्या है? तो देखिए, जैसे संविधान में क्या होता है, संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया। ठीक है, प्रत्येक को क्या है कि संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार अगर देखें तो राष्ट्रीय मामला अगर है तो वहाँ पर केंद्र सरकार, वहीं अगर क्षेत्रीय मसला है तो वहाँ पर राज्य सरकारों की शक्ति होती है और उनके कर्तव्य होते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि द्वैध राज पद्धति ये है। और ये हम लोग भारतीय संविधान में जो संघीय विशेषताओं के गुण हैं वो देख लेते हैं। और फिर बाद में हम लोग यह भी देखेंगे कि अन्य देशों की तरह हमारे देश में न तो पूर्णतः संघीय विशेषता है और न ही पूर्णतः एकात्मक विशेषता है। ठीक है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये भारतीय संघीय विशेषता है यहाँ पर कि द्वैध राज पद्धति है। दूसरा देखें तो दूसरा है लिखित संविधान। अब देखिए, लिखित संविधान संघीय व्यवस्था में किस प्रकार सहायक है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर भारत में एक प्रस्तावना, 22 भाग, ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं।
इतना विस्तृत संविधान है, ठीक है। इन विस्तृत संविधान में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है उसको स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो लिखित संविधान और स्पष्ट किया गया है, और यहाँ पर जो मतभेद की स्थिति है उसको कम से कम करने का प्रयास किया गया है। तो लिखित संविधान संघात्मक किसी भी संघीय जो सरकार होती है, संघीय संविधान होती है, उसकी एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तीसरा देखें तो शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन कहाँ, तो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में की बात करें तो आप जानते होंगे 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची में एक है संघ सूची, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगर केंद्र सूची में कहें या संघ सूची में कहें तो 90 विषय हैं, मूलतः अगर कहें तो 97 है टोटल। इसी प्रकार से राज्य सूची में 59 विषय हैं, मूलतः 66 है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और मूलतः अगर देखें तो 47 विषय हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे संघ के पास जो शक्ति है, राज्य के पास जो शक्ति है, उसका अलग अलग यहाँ ब्यौरा होता है कि ये शक्ति, जैसे कि आपने देखा कि सेना, रेलवे, ये सभी क्या है, ये सब संघ सूची के विषय हैं। इसी प्रकार से राज्य में जैसे क्षेत्रीय मुद्दे, जैसे पुलिस हो गया, तो ये सभी क्या है, ये राज्य सूची के विषय हैं। और जैसे शिक्षा आप देखें तो शिक्षा समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इस प्रकार से 90 विषय संघ सूची में, 59 विषय जो है राज्य सूची में, और 52 विषय जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं। और इस संविधान में इसका अलग अलग यहाँ पर विवरण दिया गया है। इससे क्या होता है कि जो मतभेद की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो लिखित संविधान भी आवश्यक है, और लिखित संविधान में शक्तियों का विभाजन भी आवश्यक है। इसी प्रकार से चौथी विशेषता जो देखें भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण में, तो चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता। अब ये संविधान की सर्वोच्चता किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक क्यों होती है, इसे आप इस प्रकार समझें। जैसे कि हमारे पास लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, उसके बाद शक्तियों का विभाजन है, यानी कि सारी संघीय व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं संविधान पर ही टिकी हुई है। अगर संविधान सर्वोच्च ना होकर कोई अन्य संस्था अगर सर्वोच्च हो जाए तो जो संघीय जो ढांचा है वह कोलैप्स हो जाएगा, या हम ये कहें कि उस पर जो है पट्टा लग जाएगा। तो इसलिए संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक है, ठीक है। संविधान सर्वोच्च भारत में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आप देखेंगे तो न्यायिक समीक्षा की बात है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसा कोई कानून जो है वो पास नहीं हो सकता है विधायिका द्वारा, जो क्या हो, मौलिक अधिकारों का विरोध हो, या जो मूल संरचना है संविधान का उसको जो है उससे इतर जो है कोई कानून बन सके। तो इस प्रकार से संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय व्यवस्था जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वह एक गुण है। फिर अगली विशेषता अगर देखें तो संविधान की सर्वोच्चता के साथ कठोर संविधान भी है, कठोर संविधान। अब कठोर संविधान का होना भी आवश्यक है कि जब संविधान सर्वोच्च हो और कठोर न हो तो क्या होगा, विधायिका में शक्ति होगी कि वह किसी प्रकार से संशोधन करके चीज़ों को बदल दे या कानूनों को बदल दे, ये होगा। तो इसके लिए क्या है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह 3 प्रकार से है। एक तो जो साधारण बहुमत से, दूसरा एक होता है विशेष बहुमत से, और तीसरी बात जो होती है, एक तो विशेष बहुमत भी आवश्यक है और साथ में आधे से अधिक राज्यों का, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों का अप्रूवल, अनुमोदन जो जरूरी होता है कुछ खास विषयों में। और वो खास विषय क्या है, जब संघीय स्तर की बात हो, जब संघ से संबंधित अगर किसी प्रकार के संशोधन करने हो तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान अपनाए जाते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान अगर देखें तो यहाँ पर कठोर संविधान के प्रावधान है संघीय मामले में, ठीक है। अन्य मामले हैं जहाँ पर साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से हो जाता है, लेकिन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का जो अनुमोदन है वह कठोर संविधान, संघीय मामले में कठोर संविधान को दर्शाता है। तो ये है विशेषता। इसके बाद देखें 5वां देखें, ये 6ठा तो है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आप देखें कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है कितनी आवश्यक है, हम यहाँ से देख रहे हैं। देखिए, लिखित संविधान है, संविधान में शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, कठोर संविधान है, यानी कि सारी बातें जो है संविधान पर यहाँ निर्भर हो रही है। और संविधान के रक्षक किसे कहा जाता है, अब जरा सोचें, संविधान के रक्षक होती है न्यायपालिका। अगर यह स्वतंत्र नहीं हो तो यहाँ संविधान का रक्षा कौन करेगा, और इससे क्या होगा, संघीय व्यवस्था जो है वह जो है इसको नुकसान होगा। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। आपने न्यायिक समीक्षा की बात की, तो न्यायिक समीक्षा जो है वो न्यायपालिका के जिम्मे ही है,
ठीक है। यानी संविधान ने 2 कारण से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीके से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। जैसे कि अगर देखा जाए न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा हो, निश्चित सेवा शर्तें ये हो, तो ये सभी करके स्वतंत्र न्यायपालिका को यहाँ पर भारत में गठित किया गया है, जो संघीय व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। और जो संघीय व्यवस्था के जो विशेषता है भारतीय संविधान में, वो एक विशेषता है द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका। ये द्विसदनीय विधायिका क्या है? आपने भारतीय संविधान में देखा होगा कि भारत में एक तो निम्न सदन है, दूसरा है उच्च सदन। निम्न सदन क्या है? निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, देखिए केंद्र से संबंधित जो मसले होते हैं वो लोकसभा, यानी इसमें जो जनता के चुने हुए सीधे प्रतिनिधि आते हैं वो है लोकसभा में। और राज्यसभा में क्या है? अब देखिए, जैसे संघीय स्तर की जितने भी संशोधन करने हो या कानून बनाना हो, नियम विधि जो अधिनियम लाना हो, तो उसके लिए राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। ठीक है, राज्य से संबंधित मुद्दों के लिए। तो इसलिए केंद्र में शक्ति नहीं है कि संघ के गुणों को जो है वो खत्म कर दे। वहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा का भी अनुमोदन आवश्यक है। और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो विभिन्न राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में ये संघात्मक लक्षण। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि द्वैध राज्य पद्धति है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर 2 अलग अलग व्यवस्था है। ठीक है, और क्या है कि इसमें अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्ति है, इनको प्रदान की गई है। दूसरा है लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान। तीसरा है शक्तियों का विभाजन। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। 5वां कठोर संविधान। 6ठा स्वतंत्र न्यायपालिका। 7वां द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता जो है वो कौन कौन सी है भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान को न तो पूर्णतः संघात्मक रहने देती है और न पूर्णतः एकात्मक रहने देती है। ये कौन कौन सी विशेषता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहले हम लोग देखें इसे, तो सबसे पहला है सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र। देखिए, संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक में केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, यानी कि जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफ़ी विरुद्ध है। पहले तो ये देखें कि केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय है। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा यहाँ पर कि यहाँ पर केंद्र कितनी सूचियाँ हैं, यहाँ पर संघ में 90 है और राज्य में यहाँ पर 59 है। तो ये है, ये देखा। दूसरी अगर देखें तो मैंने दूसरा ये देखें, केंद्र सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण शामिल है। तीसरा अगर बात करें तो समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है, यानी अंततः अब शेषीय शक्तियों में जो है वो भी केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये क्या है कि राज्यों में निहित है। तो इस तरह संविधान देखिए केंद्र को सशक्त बनाता है। तो भारतीय संविधान की जो एक एकात्मक लक्षण देखें तो यहाँ पर सशक्त केंद्र है, यानी कि शक्तियाँ किनके पास होती है? अधिकतर केंद्र के पास होती है। दूसरा अगर देखें, दूसरी विशेषता, तो राज्य क्या है? राज्य अनस्वर है, अनस्वर है। इसे अमेरिकी राज्य जो है अनस्वर नहीं है। देखिए, माफ़ कीजिए, राज्य अनस्वर नहीं है। तो ये राज्य अनस्वर नहीं है, मतलब नस्वर का मतलब क्या होता है? नस्वर। ठीक है, जो नष्ट क्या हो, ये नस्वर है। अनस्वर नहीं का मतलब क्या हुआ कि नस्वर है। नस्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला। देखिए, अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार जो है वो नहीं है। ठीक है, संसद जो है एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्रों को, सीमाओं को, राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। ठीक है, और इस तरह भारतीय संघ जो है वो नस्वर राज्य है। ठीक है, ये भारतीय संघ क्या है? नस्वर राज्य है, राज्यों का अनस्वर संघ है। देखिए, राज्य जो है वो नस्वर है, लेकिन संघ जो है क्या है? संघ अनस्वर है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत क्या है? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, यानी कि राज्य नष्ट हो सकता है लेकिन संघ नष्ट नहीं हो सकता है। नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला। तो ये विशेषता है। तीसरा अगर देखिए, तीसरी विशेषता एकात्मक लक्षणों की बात करें तो एकल संविधान। देखिए, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या देखा? हम लोग बार बार बोल रहे थे संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, ये सभी बात बोल रहे थे, लेकिन जो भी संविधान हो, संविधान क्या है? एकल है। और एकल इस संविधान में जो संशोधन की शक्तियाँ हैं वो केवल केंद्र के पास है।
ठीक है, केंद्र के पास है। एक तो एकल संविधान है। अब एकल संविधान होने का मतलब ये होता है कि एक स्तर पर जो है, अब जैसे कि अगर संघ में जो पारंपरिक संघीय व्यवस्था में हम क्या देखते हैं, ठीक है, पारंपरिक संघीय व्यवस्था में संविधान है तो राज्यों के लिए अलग है, केंद्र के लिए अलग है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन भारत में क्या है, एकल संविधान है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चौथी विशेषता देखिए एकात्मक लक्षण के, तो संविधान का लचीलापन, ठीक है, संविधान का लचीलापन, ये किस प्रकार की व्यवस्था है, लचीलापन। तो देखिए अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है, ठीक है, अपेक्षाकृत अगर देखें तो कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से में देखिए, एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रकार के संशोधन की बात कही थी, ठीक है, लेकिन संविधान का एक बड़ा हिस्सा जो है, जिसमें या तो साधारण बहुमत से और या तो विशेष बहुमत से, अगर देखिए साधारण बहुमत से हो या विशेष बहुमत से हो, दोनों स्थिति में केवल संघ की भूमिका होती है। और एक बड़ा जो है भाग अगर देखें तो संविधान का इसी से संशोधित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि केंद्र की भूमिका प्रबल हो जाती है, राज्य यहाँ गौण हो जाते हैं। तो ये है लचीला, यानी कि संविधान का संशोधन जो है मैंने बाकी राष्ट्रों की अपेक्षाकृत कम कठोर है, ठीक है। 5वीं अगर विशेषता देखें एकात्मक लक्षण के लिए, तो राज्य जो है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। ये क्या है, इसे हम लोग समझें। देखिए राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है, राज्यों में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इसी तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो राज्य प्रतिनिधित्व की समानता का अभाव है, कहीं से अधिक होते हैं, कहीं से कम होते हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जिनकी शक्ति अधिक होती है, ये है। 6ठा देखिए, तो भारतीय संविधान में आपातकालीन जो उपबंध है, आपात उपबंध, यह भी कहीं ना कहीं एकात्मक विशेषता की तरफ इशारा करते हैं। तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल है, पता होगा। एक तो 352 अनुच्छेद में, 356 अनुच्छेद में और 360 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार से आपात उपबंध है। और इस दौरान क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियाँ आ जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। तो ये क्या है, भारतीय संविधान को एकात्मक लक्षण की तरफ ले जाते हैं। 7वां देखिए, तो एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। अब ये क्या है, देखिए अब व्यवस्था मतलब संघीय व्यवस्था है, जो पारंपरिक जहाँ संघीय व्यवस्था है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है, ठीक है। ये व्यवस्था दोहरी है, लेकिन कनाडा की तरह ही कनाडा में भी इसी प्रकार का ये है, ठीक है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, ठीक है, अन्य कोई राज्य का पृथक नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो एकल नागरिकता है, तो यह भी कहीं ना कहीं एकात्मक विशेषता है, यानी हम भारत के नागरिक हैं, हाँ बिहार के निवासी हो सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के हैं, तो भारत के हैं। तो कहीं ना कहीं यह एकात्मक लक्षण की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद देखिए अगली विशेषता, वह एकीकृत न्यायपालिका ये है। अब देखिए एकीकृत न्यायपालिका हम लोग अक्सर, जैसे कि अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो लोग जो आम लोग हैं क्या सोचेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। वो समझिए तो सर्वोच्च न्यायालय का ही विस्तार जो है वो हाई कोर्ट है, और इसी का विस्तार जो है वो लोअर कोर्ट है, जिला सत्र न्यायालय जो है, तो इसी का विस्तार है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है, और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानून दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, ठीक है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। तो एक यह व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं एकात्मक विशेषता को दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अगली विशेषता है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS, ये सभी जो पद देख रहे हैं ये सभी क्या है, तो
अमेरिका में अगर जाइएगा, अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों जो है वो, तो वहाँ पर अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र और राज्य की पृथक पृथक लोक सेवा, जैसे कि यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, और विभिन्न राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है वे सभी है। लेकिन इसके अलावा देखें तो एक ऑल इंडिया सर्विस है, IAS, IPS और IFOS जो होता है, ठीक है, वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्रों का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो ये है 10वीं अगर विशेषता देखें एकात्मक लक्षण के, तो इसमें है एकीकृत लेखा जांच प्रणाली, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए इंटीग्रेटेड है। आप CAG को जानते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वो केवल केंद्र सरकार से जुड़े हुए मसलों की जांच नहीं करते, खातों की जांच नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, राज्यों के खातों की भी जांच करता है, ठीक है। और लेकिन क्या है, अब राज्यों के खातों की जांच करते हैं, लेकिन नियुक्ति कहाँ से की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। तो इस तरह यह व्यवस्था जो है राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत क्या है, अमेरिका के जो CAG हैं उनके राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। तत्पश्चात अगर देखें तो राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, ठीक है, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। ये किस प्रकार से है, देखिए इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफ़ी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्रों का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को, ठीक है, यह अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था न हो, ठीक है। तो ये है राज्य सूची पर संसदों का प्राधिकार। राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी जो है आप देखें कहीं ना कहीं ये लगता है आरोप कि भारतीय जो संविधान है वो एकात्मक है। और किस प्रकार से, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य प्रमुख होता है, ठीक है। अब होता राज्य प्रमुख है, ठीक है, राज्यपाल जो है होते राज्य प्रमुख है, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में क्या है, राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। और इस संबंध में भारत ने कनाडाई जो प्रणाली है उसको अपनाया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो पढ़ते हैं कि भारत जो है जैसे संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा के बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि एकल नागरिकता भी हमने देखा, फिर राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी कनाडा में भी प्रचलित है और वहाँ पर भी अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए निर्वाचन प्रणाली जो है, निर्वाचन प्रणाली यह भी कहीं ना कहीं इकहरी है, यहाँ पर भी एकीकृत है। अब एकीकृत होने की वजह से क्या होता है कि जो आयोग जैसे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करता है बल्कि राज्य विधानमंडल का भी चुनाव कराता है, लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। और राज्य इस मामले में कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत देखिए अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों को निर्वाचन के लिए अलग मशीनरी होती है, ठीक है। तो ये है। और देखिए जो सबसे अंतिम है आज के लिए एकात्मक विशेषता में, वो राज्यों के विधेयकों पर वीटो, ठीक है। राज्यों के ये विधेयक है, विधेयकों पर वीटो, ठीक है। इसमें देखें तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। अभी चर्चा में भी था, आप जानते होंगे अनुच्छेद 200 और 201 की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है राज्यों के विधेयक पर वीटो का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। अब ये सोच सकते हैं, ठीक है। तो और अब हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें भारतीय संविधान का इस आधार पर कि ये संघात्मक है, एकात्मक है, क्या है, ठीक है। तो इस आधार पर हम तुलना करें। तो पहले इसकी आलोचना हम देख लेते हैं, और इस आलोचना में जो की जाती है वो है कि पहली आलोचना जो की जाती है वो है कि परंपरागत संघ से भिन्नता है, ठीक है। परंपरागत संघ से भिन्नता है, जैसे कि आप देखिएगा अमेरिका का या स्विट्जरलैंड का, ठीक है, स्विट्जरलैंड का, ये सभी इन सभी जो संविधान में देखिएगा इन देशों के संविधान में, तो भारतीय संविधान से बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। इसमें केंद्र जो है स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर राज्य स्ट्रांग है या दोनों के बीच एक संतुलन की स्थिति है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो परंपरागत संघ से भिन्नता है, ठीक है। और यही कारण है ना कि के.सी. व्हीयर, नाम आपने सुना होगा, के.सी. व्हीयर, इन्होंने कहा
कि भारतीय संविधान को कहा अल्पसंघीय, अल्पसंघीय कहा, ठीक है, अल्पसंघीय कहा, यानी कि क्वासी फेडरल कहा या अर्धसंघीय भी बोला जाता है, ये चीज़ है। और के संथानम के अनुसार देखें, के संथानम, ठीक है, इनके अनुसार देखें तो दो कारण से ये बताया गया। पहला चीज़ तो ये है कि वित्तीय प्रभुत्व जो है उसके आधार पर, वित्तीय प्रभुत्व वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व है और राज्य केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर है, ठीक है। और दूसरा देखें तो योजना आयोग का, अभी तो नीति आयोग है, योजना आयोग का यहाँ पर नियंत्रण देखने को मिला, यानी कि योजना आयोग द्वारा राज्यों के विकास प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता था। तो ये चीज़ें हैं। तो तत्कालीन विषय था उस समय, जिस समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया उस समय की बात हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। तो दो आधारों पर के संथानम ने बताया कि यह जो है पारंपरिक जो संघ है उससे भिन्नता है। तो केसी हुयर ने इसे अल्पसंघीय या अर्धसंघीय कहा, काशी फेडरल, और के संथानम इसे दो आधार पर जो है वो संघात्मक के विरुद्ध बताया। पहले तो वित्तीय आधार पर कि वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व है, और दूसरा योजना आयोग का नियंत्रण है, योजना आयोग द्वारा राज्यों की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता था, ये है। अब हम लोग देखते हैं कि चूंकि क्या है कि केवल आलोचना नहीं करनी है, मूल्यांकन करना इसका है। तो देखिए संघीय व्यवस्था का अगर हम समर्थन करें, समर्थन की बात करें कि भारतीय संघीय व्यवस्था का समर्थन, ठीक है, समर्थन, तो इसमें कुछ नाम आते हैं। जैसे पहला है पॉल एप्पलवी, ठीक है। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से संघीय है, पूरी तरह से संघीय, भारतीय संविधान को पूरी तरह से संघीय बताया, ये है। फिर दूसरा है मॉरिस जॉन्स, ठीक है, मॉरिस जॉन्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सहमति वाला संघ कहा, सहमति वाला संघ कहा, ठीक है। इन्होंने संघीय कहने से गुरेज नहीं किया, मॉरिस जॉन्स ने। तीसरा देखें आइवर जेनिंग्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक मजबूत केंद्र वाला संघ, ठीक है, मजबूत केंद्र वाला संघ कहा, संघीय है लेकिन हाँ उसमें मजबूत केंद्र है। तो आइवर जेनिंग्स ने ये कहा, और ये इसलिए कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। भारत जैसे विविधता भरे देशों में राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक था, इसलिए जो है आइवर जेनिंग्स ने कहा राष्ट्रीय एकता के लिए मजबूत केंद्र वाला एक संघ है। और चौथे जो इसके समर्थक थे, भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है इसके समर्थक में ऑस्टिन है, ग्रैनविले ऑस्टिन, इन्होंने कहा यह सहकारी संघ है, सहकारी संघ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब ये देखिए, इन्होंने कहा कि राज्य कमजोर नहीं है और न ही वे केंद्र के प्रशासनिक एजेंसी मात्र है। ये साफ तौर पर, जैसे कि पॉल एप्पलवी ने कहा पूरी तरह संघीय है, उसी प्रकार से ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि यह सहकारी संघवाद यहाँ पर है। तो ये है। तो संघीय विशेषता के जो समर्थक हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था के समर्थक, तो इतने लोग हैं। जैसे पॉल एप्पलवी, इन्होंने कहा कि पूरी तरह संघीय है। मॉरिस जॉन्स ने कहा सहमति वाला संघ है। आइवर जेनिंग्स ने कहा मजबूत केंद्र वाला संघ है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि संविधान निर्माताओं और न्यायिक व्याख्या का दृष्टिकोण अगर देखें तो देखिए अंबेडकर जी को देखें, डॉक्टर अंबेडकर देखिए इनका क्या कथन था। देखिए उन्होंने कहा कि संविधान उतना ही संघीय है, ठीक है, उतना ही संघीय है जितनी की दोहरी राज्य व्यवस्था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। संघ और राज्य दोनों संविधान द्वारा निर्मित है, ठीक है, और उनकी शक्तियाँ जो है जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी, ठीक है, संघ हो या राज्य हो, ठीक है, यह संविधान द्वारा जो है, संविधान द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण कहे तब या शक्तियों का वितरण कहे तब, सभी कहाँ है तो वो संविधान में निहित है, इसलिए राज्य केंद्र के अधीन नहीं है, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने ये कहकर जो है वो कहा कि राज्य जो है केंद्र के अधीन नहीं है। और फिर इन्होंने बताया बाबा साहब ने कि यह व्यवस्था समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो देखिए एकात्मक हो या संघात्मक है, ये स्थिति के साथ, ठीक है, ये परिस्थिति के साथ जो है, परिस्थिति के साथ ये रूपांतरित होती रहती है। परिस्थिति के साथ कभी एकात्मक लक्षण प्रकट करते हैं, कभी संघात्मक लक्षण प्रकट करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यह भी है कि केंद्र अपनी इच्छा से राज्यों की सीमाओं या न्यायिक क्षेत्रों में बदलाव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपनी इच्छा से राज्यों की सीमा में बदलाव जो है राज्यों की सीमा और न्यायिक क्षेत्र में जो है बदलाव, राज्यों की सीमा और न्यायिक क्षेत्र में जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये अंबेडकर
बाबा साहब का अम्बेडकर का ये कथन था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने, अगर उच्चतम न्यायालय के स्टेटमेंट को हम लोग देखें, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के स्टेटमेंट को तो देखिए, ये बोम्मई मामला है, एसआर बोम्मई मामला 1994 का। तो इसमें क्या है कि संघीय ढांचा संविधान की मूल, ये इसको जो है संघीय व्यवस्था को ये मूल ढांचे में रखा, मूल ढांचे में, ठीक है। तो ये है मूल ढांचे में, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट किया। और केंद्र में अधिक शक्तियां होने का मतलब यह नहीं है कि राज्य केंद्र का एजेंट है। बोम्मई मामले में कहा गया कि राज्य जो है केंद्र का एजेंट नहीं, ऐसा नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य जो है सर्वोच्च है, ये कहा। और आपातकाल के जो प्रावधान अपवाद है, ठीक है, ये आपातकाल की जो बात की जाती है कि संपूर्ण शक्तियां केंद्र में होती है, तो आपातकाल जो है वो क्या है, वो तो नाम में ही आपात है, ठीक है। तो ये अपवाद की स्थिति है, अपवाद की स्थिति है, ठीक है। ये संविधान के संघीय स्वरूप को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो भारतीय क्या है, भारतीय संघवाद में, ठीक है, भारतीय संघवाद में दोनों का समन्वय है, ठीक है, दोनों का समन्वय है, दोनों संघर्षों के बीच सहमति है, ठीक है, संघर्षों के बीच सहमति है। यानी कि राज्यों की स्वायत्ता के लिए शक्ति का विभाजन और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के लिए विशेष परिस्थितियों में मजबूत केंद्र सरकार, ये दो बातें आपको जाननी होगी। पहली बात ये कि राज्यों की स्वायत्ता के लिए ये शक्तियों का विभाजन, एक ये बात है। और दूसरा ये कि अगर राष्ट्रीय एकता को काबिज करना है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, तो राष्ट्रीय एकता के लिए क्या किया गया है, विशेष परिस्थिति, बस ये हमेशा नहीं, विशेष स्थिति में क्या होता है, मजबूत केंद्र होता है। ये विशेषता है, ये यानी कि एक तरह का समन्वय दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ कि तात्कालीन स्थितियां उस प्रकार की थी और वर्तमान हम लोग उसी को आज जो है अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ये है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत में संघीय व्यवस्था के कार्यशील होने का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब ये कार्यशीलता क्या है, कार्यशीलता किस प्रकार से है, तो आप देखते होंगे जैसे क्षेत्रीय विवाद, इसे महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे विवाद, सीमा विवाद हुआ, ठीक है। तो उसके बाद है नदी जल विवाद, ये सब विवाद जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय संघीय व्यवस्था को कार्यशील होने का द्योतक है, ठीक है। तीसरा देखें तो क्षेत्रीय दलों का उद्भव, ये बताते हैं कि जो संघीय व्यवस्था यानी कि राज्यों का जो अस्तित्व है वह भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, क्षेत्रीय दलों का उद्भव। चौथा देखें तो नए राज्यों का गठन। फिर पांचवा देखें तो वित्तीय मांगे। अब वित्तीय मांगे किस प्रकार से, विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग की जाती है। छठा देखें तो केंद्रीय हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया। तो इसलिए भी कहा जाता है, देखिए अब प्रतिक्रिया, देखिए इसलिए भी कहा जाता है कि जो भारतीय संघ या भारतीय जो संविधान की जो विशेषता है, इसमें जो एकात्मक लक्षण और जो संघात्मक लक्षण जो है, इसमें यहाँ पर देखिए कि केंद्रीय हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी राज्य पर कोई भी कानून थोप देंगे आप तो इसका विरोध नहीं होगा, इसका विरोध होता है, प्रतिक्रिया होती है, कोर्ट का इसमें न्यायालय का दखल होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए 100% आप नहीं कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सातवां देखें तो जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे, न्यायिक हस्तक्षेप, ठीक है, न्यायिक हस्तक्षेप, ठीक है। अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सीमाएं निर्धारित करना, ठीक है, ये सीमाएं निर्धारित है, ऐसा नहीं कि जब मन है तब आप आपातकाल लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो बातें हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कार्यशील है। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे आयामों की चर्चा हमने की इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने परिचय पढ़ा, ठीक है, परिचय पढ़ा, और ये देखें कि परिचय के अलावा हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण कहें वो हमने देखे, इसकी विशेषता देखी भारतीय संविधान की, और संघीय और एकात्मक जो व्यवस्था है उसका हम लोगों ने आलोचनात्मक समीक्षा या मूल्यांकन किया, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।